हाय फ्रेंड, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में देखेंगे कि आदिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं। आपको प्रवृत्तियों के बारे में पूरा जितना भी काल है सारे कालों की प्रवृत्ति में आपको बना के वीडियो दूंगी। ओके, अब देखते हैं आदिकाल की क्या प्रवृत्ति है। चलिए तो बात आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखते हैं। ओके, देखिए आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखते हैं। पहले इसकी पृष्ठभूमि देते हैं। हिंदी साहित्य में आदिकाल में कई प्रकार की रचनाओं को अपने में समेटे हुए हैं। आदिकाल में कई रचनाएं अपने में समेटे हुए हैं। कहीं वीर रसात्मक काव्य तो कई अपभ्रंश की रचनाएं देखने को मिलती हैं। आदिकाल को निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम विशेषताएं देखेंगे। चलिए तो पहले विशेषता क्या है। इसकी पहली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक, देखते हैं इसमें। इस युग के अधिकांश साहित्य का निर्माण राजश्रेय कवियों द्वारा लिखा गया है। ये कवि जिस आश्रयदाताओं के दरबार में रहते थे उनका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ वीर, अनुपम, दानवीर, पराक्रमी, सम्राट आदि सिद्ध करके वर्णन किया करते थे। वैसे हम लोग पता है आदिकाल में जितने भी कवि हुआ करते थे वो आश्रय लिया करते थे राजाओं के अंदर, और उन्हीं की प्रशंसा के अंतर्गत उनको अपनी रचनाओं में वर्णन किया करते थे। ओके, दूसरी विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। अब इसमें देखते हैं। इस युग की रचनाओं में युद्धों का सजीव चित्र देखने को मिलता है। इन कवियों ने अपने चरित्रगानों के कई युद्धों का सजीव चित्रण किया है, क्योंकि ये यथादृष्ट थे। उनमें सजीवता इस कारण भी है कि इन ग्रंथों के रचयिता स्वयं वीर योद्धा थे। सजीव का चित्रण का है युद्धों का सजीव वर्णन है इस काव्य आदिकाल की विशेषताओं में, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि थे वो डायरेक्ट राजाओं के संपर्क में थे, और उन्हीं के अंतर्गत वो जब युद्ध पे जाया करते थे तो उनके साथ जाया करते थे। वही सजीव चित्रण जैसे हूबहू हुआ करता था, लिखा करते थे अपने रचनाओं में। तीसरी विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। ये तो वैसे ही है, मान लीजिए जब राजाओं का शासन था तो संकुचित राष्ट्रीयता की भावना रहेगी। इस काल में संकुचित राष्ट्रीयता देखने को मिलता है। ये देश के स्थिति तथा उनके भविष्य के प्रति न तो राजगण और न ही कविगण सचेत थे। ना ही उस समय राजा सचेत थे और ना ही जो कवि थे जो उनके दरबार में वही सचेत थे। उस समय उनके लिए राज्य की सीमा ही राष्ट्र की सीमा थी। मान लीजिए उस समय राज्य हुआ करते थे छोटे छोटे, उनके लिए वही सबसे महत्वपूर्ण था। ओके, अगर शत्रु भी आए बाहर से तो विदेशी है, अपने राज्य के दूसरे राज्य आए तो भी वो शत्रु हैं। ओके, तीसरी विशेषता ऐतिहासिक का अभाव। क्या है? ऐतिहासिकता का अभाव है। ऐतिहासिकता का अभाव देखा गया है क्योंकि आश्रयदाताओं ने अपने राजा के प्रति गायन कर ऐतिहासिकता की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसी कारण इस ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। जो उस समय कवि दरबारी थे वह ऐतिहासिकता को न मानकर काल्पनिकता को अधिकांश लिखा करते थे। जैसे वो अपने हिसाब से रचनाएं, इनमें सन और समय प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है। पांचवी विशेषता है सत्य की अवतरण। सत्य की अवतरण। इस युग में पांचवा सत्य की अवधारणा। इस युग के बौद्ध एवं नाथ साहित्य की रचनाओं में सत्य की बड़ी ही व्यापक अवतरण देखने को मिलती है। ओके, छठी विशेषता है कल्पना की प्रचुरता। क्या है छठवीं? कल्पना की प्रचुर। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रचुरता है।
अपने आश्रयदाताओं के शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए इन राजश्रेय कवियों ने उनका युद्ध उन सातवीं विशेषता भाषा के विविध रूप डिंगल पिंगल के साथ साथ संस्कृत तत्सम तत्भव का प्रयोग तो हुआ ही, साथ ही अरबी फारसी के प्रयोग भी कम नहीं थे। अतः इन कवियों की भाषा को कोई निश्चित रूप नहीं था। कल्पना की प्रचुरता ऐतिहासिक की अपेक्षा कल्पना का प्राचुर्य है। अपने आश्रयदाताओं के शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए इन आश्रयदाता कवियों ने उनका युद्ध उन ऐतिहासिक वीरों के साथ करवाया है जो